हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में संविधान के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका को 2 स्तर पर डिवाइड किया गया है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं, जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। तो हमें सब के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब राष्ट्रपति टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, फिर मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब केंद्र स्तर की कार्यपालिका खत्म हो जाएगी तो राज्य स्तर की कार्यपालिका पढ़ेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब जब कोई टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग उस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक और अधिक मजबूत हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है और राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला नागरिक कहलाता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति होगा, यदि जब पूछेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो आपका आंसर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में उल्लेख किया गया है। सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। लाभ का पद धारण न करता हो, मतलब किसी सरकारी पद पे न हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और लाभ का पद धारण न करता हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, या मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट कौन कौन लोग देंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देंगे, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य देंगे। जो विधानसभा के सदस्य रहेंगे वही जो है राष्ट्रपति के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट देंगे, ना कि विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य क्या होगा, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य एक वोट डालता है, लेकिन उसके मतों का जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जो जो निर्वाचक मंडल में लोग शामिल हैं वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। जब वोट तो एक ही डालेंगे, लेकिन उनके वोट का जो उनका मत है उनका मूल्य जो है अलग अलग होता है। जैसे यदि कोई उत्तर प्रदेश का विधायक वोट डाल रहा है तो उसके मतों का मूल्य अलग होगा, और बिहार का कोई विधायक क्या कर रहा है, वोट डाल रहा है तो उसके मतों का मूल्य अलग होगा, और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के एक वोट का मूल्य अलग होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, आनुपातिक और एकल
संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहाँ के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अप्रत्यक्ष का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता जो है सीधे भाग नहीं लेती है। जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य, ये जो लोग हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जनता जो है सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। जब जनता सीधे किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेगी तो उसका चुनाव जो है कहा जाएगा अप्रत्यक्ष है। और जिस भी चुनाव में जनता वोट डालेगी सीधे, उसमें कहा जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे विधानसभा को चुनाव होता है तो जनता जो है सीधे अपना वोट डालती है, तो विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और लोकसभा के सदस्यों का वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता सीधे अपना वोट डालती है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, जनता सीधे वोट नहीं डालती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य डालते हैं और सभी विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते, ध्यान रखना, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। 6 या 7 राज्यों में विधान परिषद है और किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। आइए अब समझ लेते हैं आनुपातिक और एकल संक्रमण। ये आनुपातिक और एकल संक्रमण अप्रत्यक्ष तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। आइए समझते हैं आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहा जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति ABC चुनाव लड़ रहे हैं। जो सदस्य होंगे वो अपना एक वोट डालेंगे, लेकिन यहाँ पे वरीयता क्रम में डालेंगे कि आप जो A व्यक्ति हैं उनको कौन से स्थान पे रखना चाह रहे हैं, जो B व्यक्ति हैं उनको आप कौन से स्थान पे रखना चाह रहे हैं, और जो C व्यक्ति है उसको आप कौन से स्थान पे रखना चाह रहे हो। मान लीजिए कोई सदस्य आया, वो अपना वोट डाला और पहले स्थान पे जो है A वाले को रख दिया कि पहली प्रेफरेंस हमारी पहला व्यक्ति है, और वही व्यक्ति B वाले को दूसरे नंबर पे रख दिया, और वही व्यक्ति जो है जो तीसरा व्यक्ति है उसको तीसरे नंबर पे रख दिया। तो पहले पे किसको रखा, A वाले को, और दूसरे पे B वाले को, और तीसरे पे C वाले पे। और दूसरा सदस्य आया, क्या दूसरा सदस्य आया, उसने पहले को, जो पहला व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको दूसरे प्रेफरेंस पे रख दिया, और जो दूसरे व्यक्ति को पहले प्रेफरेंस पे रख दिया और तीसरे व्यक्ति को तीसरे प्रेफरेंस पे रख दिया। इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति आया, जो तीसरा सदस्य आया वोट डालने, वो पहले व्यक्ति को पहले प्रेफरेंस पे रख दिया और दूसरे व्यक्ति को तीसरे प्रेफरेंस पे रख दिया, और तीसरे व्यक्ति को दूसरे प्रेफरेंस पे रख दिया। और फिर अगला सदस्य आएगा वोट डालने, तो उसने जो है पहले व्यक्ति को तीसरे प्रेफरेंस पे रखा है और पहले प्रेफरेंस पे दूसरे व्यक्ति को रख दिया, और दूसरे प्रेफरेंस पे तीसरे व्यक्ति को रख दिया। इसी प्रकार अगला सदस्य आएगा वोट डालेगा, वो भी जो है वो पहले व्यक्ति को दूसरे प्रेफरेंस पे रख दिया, दूसरे व्यक्ति को तीसरे प्रेफरेंस पे रख दिया, और जो C व्यक्ति है उसको पहले प्रेफरेंस पे रखा। तो इस प्रकार अब हम एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 लोगों को ले लिए, क्योंकि हज़ारों लोग वोट डालेंगे तो यहाँ पे समझाना मुश्किल है। तो जब सारे सदस्यों के वोट पड़ जाएंगे तो मतगणना होगी। प्रथम चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना, तृतीय चरण की मतगणना। जब तक ये मतगणना तब तक चलेगी जब तक कोई सदस्य चुनाव न जीत जाए। जो ये पहले प्रेफरेंस पे, दूसरे प्रेफरेंस पे, तीसरे प्रेफरेंस पे रखा जा रहा है, इसी को आनुपातिक कहते हैं। अनुपात के रूप में आपको वोट डालना है कि आप पहले व्यक्ति को
कौन से प्रेफरेंस पे रख रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को कौन से प्रेफरेंस पे रख रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को आप कौन से प्रेफरेंस पे रख रहे हैं। तो आपको सभी को वोट डालना है। क्या करना है, सभी सदस्यों को वोट देना है कि आप किस व्यक्ति को कौन से स्थान पे रख रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, आनुपातिक। और एक चरण की मतगणना में पहले प्रेफरेंस पे रखे गए व्यक्तियों का ही गिनती होगी। तो ए वाले जो व्यक्ति हैं उनको पहले प्रेफरेंस पे कितने लोग रखा है, 2 लोगों ने रखा है। कितने लोगों ने, 2 लोगों ने। और बी वाले व्यक्ति को पहले प्रेफरेंस पे कितने लोगों ने रखा है, तो 2 लोगों ने रखा है। और जो तीसरा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पहले प्रेफरेंस पे कितने सदस्यों ने रखा है, पहले पे 1 लोगों ने। तो इन दोनों का, जो पहला व्यक्ति ए है और जो दूसरा व्यक्ति है बी, उन दोनों के मतों का जो उनका मत है वो समान हो गया। और तीसरा जो व्यक्ति है उसका मत सबसे कम है। तो जो सबसे कम वोट पाएगा, जो सबसे कम वोट पाएगा वो ए और बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा, चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जो सी वाला जो सबसे कम वोट पाएगा उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उसके वोट को ए और बी में सी डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आप समझ गए होंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रथम चरण की मतगणना जब समाप्त हो जाएगी तो उसमें देखा जाएगा जो सबसे कम वोट पाए रहेंगे उनको क्या क्या कर दिया जाएगा, चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उनके वोट को, जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब पहले चरण की मतगणना कंप्लीट हो गई। इसमें ए और बी को क्या है, बराबर वोट मिले हैं। तो अब द्वितीय चरण की मतगणना होगी। 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, ए बी सी, और सी वाला जो है ये प्रथम चरण की मतगणना में बाहर हो गया। अब कितने लोग बचे, ए और बी। अब सेकंड जो द्वितीय चरण की मतगणना है उसमें कितने लोगों ने द्वितीय प्रेफरेंस पे रखा है उसकी मतगणना होगी। तो ए वाले को कितने लोगों ने दूसरे नंबर पे रखा है, 1 और 2, 2 लोगों ने। और बी वाले को कितने लोगों ने दूसरे नंबर पे रखा है, 1 सदस्य ने। तो जो सबसे ज़्यादा वोट पाए रहेगा या जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा सदस्य उसको रखे रहेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ पे चुनाव कौन जीत जाएगा, ए जीत जाएगा। तो अब हम लोग समझ गए, अब आप लोग समझ गए होंगे आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में। राष्ट्रपति की पदमुक्ति। कार्यकाल की समाप्ति पर सामान्यतः जो होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष माना जाता है और उसके पहले भी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः यदि पूछा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। मतलब किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो पुराने राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और रिक्तियां कैसे होंगी, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाए, या राष्ट्रपति के महाभियोग या राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाए। तो रिक्तियां कैसे, राष्ट्रपति की मृत्यु पर पद रिक्त हो जाएगा और राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाए, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसके पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस पद को संभालेंगे। यदि ऐसा हो जाए कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति पद के रूप में संभालेंगे। और यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। उस समय राष्ट्रपति का पद भी खाली था और
उपराष्ट्रपति का भी पद खाली था। कब? 1969 में। तो एकमात्र अभी तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं, जो मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। महाभियोग, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया है कि किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, उसका उल्लेख है। राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन 2 शर्त है। पहली शर्त है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। और उस नोटिस पर पहली कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। दूसरी कंडीशन है उस नोटिस पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। यदि मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा के सदस्यों, जितने सदस्य हैं, उनका 1/4 उस नोटिस पर क्या हो? हस्ताक्षर हो। जब राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस नोटिस पर। तो 2 शर्त है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद लाएगी या संसद लगा सकती है। और 2 शर्त है महाभियोग लगाने से पहले, क्या है? 2 शर्त है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा और उस नोटिस पर सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो मतदान होगा। मतदान विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जो मतदान हुआ, मान लीजिए लोकसभा में मतदान हुआ, लोकसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित हो गया तो प्रस्ताव जो है दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पे मतदान होगा, वहाँ पे भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो होगा स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के आधार पर पदमुक्त किया जाता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ध्यान रखना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य, महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये भी ध्यान रखना, महाभियोग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, भले ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया हो। राज्य की विधानसभाओं एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते तो हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं, लेकिन वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये भी ध्यान रखना। अभी तक लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।